नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मिलेंगे 80 लाख से ज्यादा घर। यूपी का चुनावी महासमर, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से बुधवार को वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर दिया जाएगा जोर। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम, सीएम योगी ने किया संबोधित। अखिलेश पर साधा निशाना, डोर टू डोर किया जनसंपर्क। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी 61 प्रत्याशियों की ओर घोषणा की। 61 में से 20 सीटों पर उतारे ब्राह्मण उम्मीदवार। गोंडा से भाजपा के बागी विनोद शुक्ला को बनाया कटरा बाजार से प्रत्याशी। और नोएडा में सपा नेता के करीबी पूर्व आईपीएस के घर आयकर की कार्रवाई। बेसमेंट में मिले 600 प्राइवेट लॉकर और करोड़ों की नकदी। 2000 और 500 के नोटों के मिले बंडल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन किसानों, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, तो वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटीज घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा और केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार व उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत योजना लाई जाएगी, जिससे आयात को कम किया जा सके। सीतारमण ने कहा कि अगले 3 साल में 100 पीएम गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में पीएम गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए आम बजट में कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत अन्य शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। इससे बहुत से सामान सस्ते होंगे तो कई चीजें महंगी भी होंगी। बजट में एमएसएमई सेक्टर को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कट और पॉलिश डायमंड के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पर आयात शुल्क घटाकर 5% किया गया है। वर्तमान में कटे और पॉलिश किए हीरे के साथ साथ रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% है। इससे सरकार ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए वो इस साल जून तक फ्रेमवर्क लागू करेगी। दूसरी ओर स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील, अलॉय स्टील के कुछ हिस्सों पर कुछ
एंटी डंपिंग शुल्क और काउंटरवेटिंग ड्यूटी हटाया जाएगा। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन, चार्जर, ट्रांसफर आदि पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों के अलावा मेथनॉल सहित कई रसायनों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। इस कारण प्रस्तावित इंपोर्टेड पार्ट पर सीमा कस्टम ड्यूटी में वृद्धि के कारण हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल सहित बड़ी संख्या में आमतौर पर उपयोग होने वाली वस्तुएं ज्यादा महंगी हो जाएंगी। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दी गई है। इस पर 7.5% आयात शुल्क लगाया है। तो वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। विदेशी छाता भी महंगा होगा, आयातित सामान महंगे होंगे। इसके अलावा आगामी अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणा की गई है। इसमें 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति के माध्यम से सड़क परिवहन मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए शून्य ईंधन नीति के साथ क्षेत्रों को विशेष गति देने का काम किया जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार का बजट आज पेश हो चुका और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज का ये बजट कैसा रहा? आत्मनिर्भर भारत का बजट है, तो इस बजट के जरिए स्पष्ट हुआ है कि कठिन ये कोविड काल में भी माननीय मोदी जी ने कितना शक्तिशाली से अपने देश के लिए निष्ठा से उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने जैसे देश की जनताओं की हितों के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाए, इसके वजह से आज इस कठिन परिस्थिति में देश ने तरक्की करने में सफलता प्राप्त की है और विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगा है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि मोदी जी ही धन्यवाद की पात्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री हमारे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर बात करते, जिन्होंने बताया कि आज का बजट जो है वो कई मायनों से काफी खास रहा है। खास तौर पर जो सोनोवाल की जो 2 मिनिस्ट्री है उनके लिए काफी अच्छा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन भी लगवाई जाएंगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी किया। तो वहीं घर घर संपर्क अभियान में भी भाग लिया। कोरोना कालखंड में मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता गायब थे, समाजवादी पार्टी के नेता होम आइसोलेशन में थे। बहुजन समाजवादी पार्टी को इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी या आपकी विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास यहां पे मोदी नगर में जनता की सेवा के लिए यहां कार्य कर रही थी।
आपके सांसद आपके बीच में आकर के हालचाल ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र को लेकर के एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कार्य कर रही थी। जो संकट में साथ नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह अवसरवादी है। वह हमारा साथी नहीं, वह अवसरवादी है। और चुनाव में अवसरवादियों को सबक सिखाने का भी एक अवसर आपके पास आता है। उनको बताने की आवश्यकता है, उनको यह बताने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी में गायब थे, जब सत्ता में थे तो गरीबों का मकान हड़पते थे, गरीबों का योजनाओं का लाभ हड़पते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालते थे। आज तो भाइयों बहनों 12 लेन का हाईवे भी बन चुका है। रैपिड रेल 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा। और अब तो हम लोग मेरठ और मोदी नगर के बीच से यहां से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भाजपा के लिए बहुत अहम बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज मेरठ और अन्य जिलों में पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी के बाद अब एक बार फिर से सीएम योगी मेरठ की सिवालखास और किठौर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को साधेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य सरधना और मेरठ महानगर में पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। सीएम योगी प्रभावी मतदाताओं से संवाद भी करेंगे और प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह का भी प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। इसमें पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का टिकट काट दिया गया है। इस सूची में उन्नाव के बांगरमऊ से मुन्ना अलवी, लखनऊ के बख्शी तालाब से पूर्व विधायक गोमती यादव का नाम शामिल है। तो वहीं लखनऊ पश्चिम से अरमान खान, उत्तर से पूजा शुक्ला, पूर्व से अनुराग भदौरिया, तो मध्य से रविदास मल्होत्रा और लखनऊ कैंट से राजीव गांधी को टिकट दिया गया है। रायबरेली बछरावा से श्याम सुंदर भारती, सुल्तानपुर इसौली से ताहिर खान, बांदा से बबेरू से विशंभर को मैदान में उतारा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण की 61 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा 3 जिले की 4 सीटों के प्रत्याशी बदल गए हैं। मायावती ने 5वें चरण की 61 सीटों में से 20 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 9 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं। सुल्तानपुर के इसौली से यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह, सदर से ओपी सिंह को टिकट दिया गया, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सिराथू से संतोष कुमार त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। भिनगा से निवर्तमान विधायक असलम अली रायनी बसपा छोड़ सपा में चले गए थे और इस सीट पर अलीमुद्दीन अहमद को उतारा गया है। गोंडा में भाजपा के बागी विनोद कुमार शुक्ला को कटरा बाजार से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुमार पर यह स्याही फेंकी गई। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि स्याही नहीं बल्कि एक तरह का एसिड फेंका गया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आरोपी ने कन्हैया पर एसिड फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन पर नहीं गिरी, बल्कि पास में खड़े 3-4 युवकों पर कुछ बूंदें गिरी। उधर कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने वाले युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर डाली। हालांकि अभी तक उसने कुछ भी बताया नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के यूथ लीडर कन्हैया कुमार लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे थे। वे मंगलवार को लखनऊ की गलियों में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए नजर आए। इस दौरान बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस शुरुआत से ही जनता के साथ रोड पर है, बाकी सब वर्चुअल कर रहे हैं। है आयकर विभाग की एक टीम ने नोएडा में एक पूर्व
भारतीय पुलिस सेवा के बड़े अफसर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। आईटी टीम को यहां ली गई तलाशी में बेहिसाब नकदी मिली है। जानकारी है कि पूर्व आईपीएस के घर में बने बेसमेंट से एक फर्म चलाई जा रही थी, जिसमें 650 लॉकर मिले हैं। आईटी की कार्रवाई में 2000 और 500 की करेंसी नोटों के बंडल बरामद किए गए हैं। आईटी की टीम ने तलाशी अभियान में नोएडा के सेक्टर 50 में इस पूर्व आईपीएस अधिकारी के परिसरों में रेड मारी। जानकारी के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी को समाजवादी पार्टी का काफी करीबी बताया गया है। रायबरेली में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई, जिसमें यहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मामला लालगंज थाना इलाके के ब्रजेंद्र नगर का है। आग लगने के बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से कारतूस और हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने बेवाड़ थाना क्षेत्र के लरौंद गांव में ये कार्रवाई की है और इस गांव में अब तक पुलिस 18 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर चुकी है। शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पे लरौद गांव में खेतों के पास दबिश दिया गया तो 2 व्यक्ति पकड़े गए, एक तो देवी दिन और दूसरा मुकेश। इन लोगों के पास शस्त्र बनाने के भारी संख्या में उपकरण और 22 बने हुए शस्त्र और अर्धनिर्मित शस्त्र और कारतूस बरामद हुआ। काफ़ी दिनों से वो इस काम में लिप्त है। देवी दिन पूर्व में महोबा जिले से खन्ना थाने से भी जेल जा चुका है और ये अभी कई जगह ये शस्त्र इनको सप्लाई करना था, ऐसी जानकारी मिली थी और आज बिवाड़ थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इस कार्य के लिए उनको 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जा रहा है। यूपी के बलिया पुलिस और वाराणसी एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 हथियार तस्करों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार जनेश्वर मिश्र सेतु जनारी के पास पुलिस ने 5 तस्करों को दबोचा है। इनसे 5 अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद हुई। आरोपी हथियारों को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जानते हैं जनपद बलिया में विभिन्न समय पे विभिन्न जगहों पे पुलिस और अन्य यूनिट्स के द्वारा चेकिंग चल रही होती है और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे 22 बैरियर पॉइंट एवं एफएसटी और एसएसटी की टीम द्वारा लगातार चेकिंग चल रही है। इन्हीं चेकिंग अभियान के क्रम में कल बलिया पुलिस एवं एटीएस बनारस फील्ड यूनिट की संयुक्त चेकिंग टीम को एक कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें बिहार की तरफ से एक गाड़ी की चेकिंग करने पर इसमें 5 लोग 5 अवैध असला और 10 मैगजीन के साथ पकड़े गए हैं। ये 5 लोग जनपद बलिया के रहने वाले हैं और इस संबंध में थाना दुबड़ पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के सलोन में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहां मामूली सी बात पर विवाद होने पर दबंगों ने कुल्हाड़ी मारकर एक डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर डाली। मामले का खुलासा तब हुआ जब मरीज सुबह क्लिनिक पर पहुंचा, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। माघ मेला क्षेत्र में भक्तों ने पूजा अर्चना भी की और अपनी मनोकामना के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। संगम पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। हालांकि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा रहा।
मौनी अमावस्या के मौके पर भगवान शिव की नगरी काशी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी के प्रमुख घाटों पर गंगा स्नान के लिए अल सुबह से भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही भक्तों ने दिन भर दान पुण्य भी किया और इसी बीच मंदिरों में पूजा अर्चना की गई तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध भी देखने को मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।